2025 में जर्नल की कट ऑफ गई थी 74, मतलब 74 से ऊपर जिसके नंबर थे वो बच्चे सभी के सभी क्वालिफाई हो गए थे। 98 2024 में, और 2023 में 77, 50। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 66 आपके पास, 98, 77 और 50 आपके पास। रिवीजन कई सारे बच्चे रिवीजन करते ही नहीं। पूछिए, हर रोज डाउट पूछिए, जिससे आपको ये पता रहे कि मुझे कौन से सवाल में किस तरह की प्रॉब्लम है और मैं उसको अवॉइड कैसे कर सकता हूँ। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हम सेशन डिस्कस करने वाले हैं ये उन सभी बच्चों के लिए जो IIT जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो 11th का बच्चा हो, चाहे 12th का बच्चा हो, चाहे ड्रॉपर का बच्चा हो। हर उस बच्चे के लिए आज की ये वीडियो है, इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो IIT की प्रिपरेशन कर रहा है। बच्चे, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको किस तरह से एक तैयारी करनी चाहिए और उस तैयारी करते वक्त क्या क्या ऐसे की पॉइंट होते हैं जहां से आप, अगर वो की पॉइंट आपने इंप्रूव कर लिए तो आपकी रैंक बहुत बेहतर हो सकती है, और अगर वो की पॉइंट इंप्रूव नहीं किए तो बच्चे आपकी रैंक बहुत ज़्यादा बिगड़ भी सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका IIT जाने का सपना था वो अधूरा ही रह सकता है। तो आइए हम उन पॉइंट्स, सभी पॉइंट्स की बात करेंगे जिससे आपको एक प्रिपरेशन के लिए एक बूस्टर का काम करें, और जो गलती आप अगर कर सकते थे, अगर उनको आपने अवॉइड कर दिया किसी तरीके से, तो आप एक बहुत बेहतर आप तैयारी करके आप IIT का जो सपना है वो साकार कर सकते हो। तो सबसे पहले जब भी हम IIT की तैयारी करते हैं बच्चे, तो आप सभी बच्चों को पता है कि आप सभी में एक फुल जोश, फुल एनर्जी के साथ आप किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं, और जब ज्वाइन करते हैं तो आपको लगता है कि यार मैं तो कर सकता हूँ, बट 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने बाद आपको अंदर से कुछ डीमोटिवेशन सा फील होने लगता है। आपको पता चलता है कि मेरे क्वेश्चन जो है वो कुछ सोल्व हो पा रहे हैं, कुछ सोल्व नहीं हो पा रहे हैं। जो नहीं हो पा रहे हैं तो उनके लिए मैं क्या करूं, कैसे डाउट अपना सॉल्व करूं। अगर मेरे से क्या 100% सवाल सॉल्व होने चाहिए, जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो क्या 100% सवाल सॉल्व होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, होने चाहिए तो कितने होने चाहिए। क्या मुझे, अगर मैंने 1 से 10 तक सवाल लगाए तो 1 से 10 में किसी बच्चे के हो सकते हैं 5 सवाल लग रहे हैं, किसी के 7 सवाल, किसी का 8 सवाल, किसी कोई ऐसा भी बच्चा हम मान लेते हैं जिनके 2 सवाल या लग ही नहीं रहे होंगे। हम उन सभी बच्चों को कंसिडर करते हुए चलेंगे। तो हमें कुछ पॉइंट्स, या मैं कहूँ कुछ स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी बच्चे, जिससे आपकी एक रैंक जो है वो बहुत इंप्रूव हो सके और आपका जो सपना साकार हो सके। कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। सबसे पहले एक छोटी सी बात हम डिस्कस कर लेते हैं कि बच्चे, जितने भी बच्चे IIT जाते हैं, अगर आप IIT जाते हो तो बच्चे आपको ये पता होना चाहिए IIT जाने के लिए कितनी मिनिमम कट ऑफ कितनी जा रही है लास्ट ईयर्स के दौरान आपके पास। तो हम जेईई एडवांस की कट ऑफ की बात कर रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम बच्चे 2025 की बात करते हैं, 2025 में जर्नल की कट ऑफ गई थी 74, मतलब 74 से ऊपर जिसके नंबर थे वो बच्चे सभी के सभी क्वालिफाई हो गए थे। ठीक है, वो सभी बच्चे क्वालिफाई हो गए थे IIT एडवांस के कट ऑफ के अकॉर्डिंग ना। 2024 में ये गई थी जर्नल की 109, 2023 में 86 और 2022 में आपके पास 55। ऐसे अगर OBC की बात करेंगे तो OBC में 66 आपके पास कट ऑफ, 98 2024 में, और 2023 में 77, 50। EWS की बात करें तो 66 आपके पास, 98, 77 और 50 आपके पास। यहाँ पे अगर हम SC ST की बात करें 37, 54, 43 और 28। मतलब आपसे इससे पेपर का भी आइडिया लग जाता है बच्चे, कभी पेपर थोड़ा सा आसान आ जाता है, कभी पेपर बहुत ज़्यादा टफ भी आ जाता है। तो हमें ओवरऑल कट ऑफ देख करके तैयारी करनी। ये सभी के सभी मार्क्स जो है वो आउट ऑफ 360 है, 360 में से है, जिसमें आपके पास टोटल जो IIT की सीट अप्रोक्स होती है 18,000 के करीब होती है। तो आपको इन्हीं सीटों के अंदर आपको अपना एडमिशन कंफर्म करना है। तो बच्चे, सबसे जरूर कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे जिससे आपकी रैंक जो है वो बहुत बेहतर हो सके। तो ये मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं जिससे आप इन पॉइंट्स की हेल्प से को, अगर इन पॉइंट्स को पूरी साल, चाहे वो बच्चा 1 साल तैयारी कर रहा हो, चाहे 2 साल तैयारी कर रहा हो, चाहे 3 साल तैयारी कर रहा हो, तो इन पॉइंट्स पे हमेशा वर्क करना चाहिए। सबसे पहला, टाइम टेबल। टाइम टेबल अक्सर बच्चा क्या करता है, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो टाइम टेबल बनाते ही नहीं है, कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं, जब मन किया पढ़ने बैठ गए। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कभी कभार टाइम टेबल बनाते हैं, और कुछ बच्चे रोज ही टाइम टेबल बनाने वाले होते हैं। तो बच्चे, टाइम टेबल आपका एक बार बना लीजिए, आप उसी को फॉलो करिए।
टाइम टेबल आपको कि कितने घंटे मुझे, टाइम टेबल इस तरह से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं ये 1 घंटे मैंने इस सब्जेक्ट को पढ़ा, ये 1 घंटे मैंने इस सब्जेक्ट को पढ़ा, ऐसे नहीं। आप सिंपल कर लीजिए कि मुझे पूरे दिन में इतने घंटे मुझे फिजिक्स पढ़ना है, इतने घंटे मुझे मैथ पढ़ना है और इतने घंटे मुझे केमिस्ट्री पढ़ना है, इतने घंटे मुझे डाउट सोल्व करने हैं, इतने घंटे मुझे आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, रिविजन करना है। तो कुछ इस तरह से आपको टाइम टेबल डिजाइन करना होगा। जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसको बच्चे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना होगा, जो बच्चे थोड़ा सा स्ट्रोंग है उसको थोड़ा स्लाइटली कम टाइम भी दे वो तो चल जाएगा। बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं कि जो स्ट्रोंग सब्जेक्ट है पूरे दिन उसी को ही पढ़ रहे हैं, जो वीक सब्जेक्ट है उसको कवर ही नहीं कर रहे हैं। इससे क्या होगा, बच्चे आपके मार्क्स आ ही नहीं पाएंगे। आप गलती पहला ही गलती कर दी कि आप जब सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप जो टाइम टेबल बनाया है उसमें ज्यादातर टाइम आप उस सब्जेक्ट को देते हो जो सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है। तो सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है जो आपको पहली स्टेप में आईआईटी से बाहर कर देती है कि आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देते हो और किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कम टाइम देते हो। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जो वीक सब्जेक्ट है उस पर एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, तभी बच्चे आप थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हो, आपके मार्क्स के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। दूसरा, रिवीजन। रिवीजन कई सारे बच्चे रिवीजन करते ही नहीं है ना। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 11th का है तो 11th में जो करंट चीजें पढ़ाई जा रही हैं बच्चा वही पढ़ता रहता है। वो एक्स्ट्रा चीजें जो रिवीजन पीछे जो सब टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं या महीने 2 महीने पहले जो टॉपिक पढ़े थे उनको बच्चे कवर नहीं करते, उनका रिवीजन नहीं करते हैं। वो कभी कभार मान लीजिए कोचिंग ने टेस्ट ले लिया तब रिवीजन हो गया, कभी कभार आपके पास 6 महीने में रिवीजन हो रहा है, 3 महीने में रिवीजन हो रहा है। तो एक लॉन्ग पीरियड तक जो भी टॉपिक आपने पढ़ लिए लॉन्ग पीरियड तक उस टॉपिक को ऐसे नहीं छोड़ना है भगवान भरोसे। आपको ये ध्यान रखना है बच्चे, टाइम टू टाइम जितने भी पीछे आपने टॉपिक पढ़े हैं उन सभी का टाइम टू टाइम रिवीजन करना पड़ेगा आपको ना। जितने भी बच्चे ड्रॉपर के बच्चे हैं उन सभी को तो पैरेलल रिवीजन चलाना पड़ेगा। 11th 12th के बच्चे हैं उनको थोड़ा सा पर्टिकुलर टाइम के बाद, आप मान लीजिए 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, जो 15-20 दिन पहले जो चीजें पढ़ी थी उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए, ताकि जो चीजें पीछे भूल चुके हैं उनको वापस से याद आ जाए, जो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग से निकल चुके हैं वो वापस से दिमाग के अंदर वापस से कॉन्सेप्ट आ जाए। तो बच्चे सबसे जरूरी है, सेकंड मिस्टेक करते हैं, पहला कि जो सब्जेक्ट वी स्ट्रॉन्ग है उसी को टाइम एक्स्ट्रा देते हैं, वो गलती है। दूसरा, रिविजन ना करना। अगर रिविजन बच्चे नहीं किया आपने जो पुराने टॉपिक है तो आप ये समझ लीजिए सेकंड मिस्टेक कर दी है, जिससे आप आईआईटी का सपना आपका अधूरा रह सकता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तीसरा जो प्रॉब्लम बच्चे के आती है वो होती है डाउट। मैंने जैसे बताया कि ऐसे कई सारे बच्चे होंगे जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो हो सकता है किसी बच्चे के 10 में से 8 सवाल सोल्व हो जाए, 9 सवाल सोल्व हो जाए, 5 सवाल सोल्व हो, किसी के हो ही नहीं। ऐसी भी कंडीशंस आ जाती हैं। तो ध्यान रखिए बच्चे, जिस भी आप टीचर से पढ़ रहे हो, चाहे वो किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, चाहे सेल्फ स्टडी पढ़ रहे हो, अगर आप अपने डाउट सोल्व नहीं कर पा रहे तो मान लीजिए आप कभी भी आईआईटी तक नहीं पहुंच पाओगे। क्योंकि बच्चे जब तक आपके डाउट सोल्व नहीं होंगे आप उस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम होंगी जिसमें आपका डाउट है उस तरह की प्रॉब्लम आप एग्जाम में सही नहीं कर पाओगे, सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ऐसी सिचुएशन के लिए जिस भी आप टीचर से पढ़ रहे हो आप उस टीचर के पास रोजाना डाउट पूछा क्या करो। रोजाना उस टीचर के पास, जैसे क्लास में पढ़ाया, थोड़ी क्लास के पढ़ाने के बाद 5-4 डाउट कह दीजिए, सर ये मैंने कल सोल्व किए थे, ये 5 डाउट है, ये बता दीजिए। टीचर तुरंत आपको बता देगा। कई सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि 15 दिन में एक बार टीचर के पास जा रहे हैं, महीने में एक बार टीचर के पास जा रहे हैं और 100 डाउट लेके चले गए। तो ये बात ध्यान रखिए बच्चे, टीचर जो होता है वो आपके पास एक साथ 100 डाउट आपको अकेले को नहीं बता सकता, क्योंकि टीचर के पास बहुत सारे बच्चे डाउट लेने के लिए आते हैं। तो उस सिचुएशन में आपके डाउट सोल्व नहीं हो पाएंगे। तो आप टीचर के पास हर रोज जाइए, हर रोज अपने 5-10 डाउट सोल्व करवाइए, जिससे आपका एक रेगुलरिटी बनी रहे। थोड़े दिन में आपको आदत पड़ जाएगी रोज 5 डाउट या 10 डाउट पूछना। इतने ही डाउट आते हैं, आप अगर रोजाना 50 सवाल सोल्व कर रहे हो, 100 सवाल सोल्व कर रहे हो तो 5-7 उसमें डाउट आएंगे और 5-7 डाउट अगले दिन जाके टीचर से पूछ लीजिए। आप 15 दिन बाद जब टीचर से डाउट पूछने जाते हो, 50 सवाल इकट्ठे करके जब डाउट पूछने जाते हो तो आपको खुद को भी नहीं पता होता कि सवाल मुझे डाउट क्या था। ऐसे भी सिचुएशन होती है, बस आप उस पर मार्क कर लेते हो डाउट था, पर ये भूल जाते हो कि डाउट था क्या। क्यों? 15 दिन बाद भूल गए।
तो आपको जब खुद को यही नहीं पता है कि मुझे प्रॉब्लम आई कहाँ से थी, तो आप टीचर बता भी देगा तो भी आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये बड़ी मिस्टेक है बच्चे, आप ध्यान रखें, रेगुलर डाउट पूछिए, हर रोज डाउट पूछिए, जिससे आपको ये पता रहे कि मुझे कौन से सवाल में किस तरह की प्रॉब्लम है और मैं उसको अवॉइड कैसे कर सकता हूँ। इससे क्या होगा, आपको जो जितनी भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम, जितने डाउट है वो टाइम जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे डाउट कम होते जाएंगे और एक ऐसा टाइम आएगा जब डाउट बहुत कम आने लग जाएंगे आपके। उस सिचुएशन में आप समझ जाए कि मैं एक सही डायरेक्शन में हूँ। और अगर बच्चे डाउट आ रहे हैं और आप टीचर से नहीं पूछ रहे हैं तो ये समझ लीजिए आप आईआईटी जाने का अधूरा आपका सपना रह सकता है। फोर्थ जो बच्चे गलती करते हैं वो पीवाईक्यू सोल्व नहीं करते हैं, या पीवाईक्यू सोल्व भी करते हैं तो कुछ पीवाईक्यू सोल्व कर लेते हैं, कुछ छोड़ देते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करना है, आपको लास्ट के 10 साल के पीवाईक्यू सोल्व कर लेना है। जितने भी ड्रॉपर के बच्चे हैं वो लास्ट के 5 से 6 साल के भी पीवाईक्यू सोल्व कर सकते हो। जितने भी ड्रॉपर के बच्चे हैं वो 5 से 6 साल के पीवाईक्यू सोल्व कर लोगे तो काम चल जाएगा बच्चे। बट ये बात ध्यान रखिए, एटलीस्ट कम से कम 10 साल की पीवाईक्यू जरूर सोल्व करिए। जब मॉड्यूल और आपके पास जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हो उसके मॉड्यूल हो गए, डीपीपी असाइनमेंट, वो तो सोल्व करने कंपलसरी है। बट ड्रॉपर के बच्चे हैं उनके पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं होता है कि वो मॉड्यूल, पीवाईक्यू, डीपीपी और आप असाइनमेंट ये सब सोल्व करें। तो कोई भी दो चीज सोल्व कर ले, जैसे पीवाईक्यू के साथ या तो मॉड्यूल सोल्व कर लीजिए बच्चे, या पीवाईक्यू के साथ डीपीपी सोल्व कर लीजिए, तो आके बैलेंस बन जाए। पर ध्यान रखें तीनों की, फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों के पीवाईक्यू आपको सोल्व करने हैं, प्लस में मॉड्यूल लगा लेना है। मॉक टेस्ट देना सबसे बहुत जरूरी होता है बच्चे। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देते हो, कई सारे बच्चे क्या करते हैं, कई बार घर चले जाते हैं छुट्टी के ऊपर, कई बार आपके पास ऐसा होता है कि मूड नहीं है तो टेस्ट नहीं दिया। बच्चे आप अगर मॉक टेस्ट नहीं दोगे, चाहे वो यूनिट टेस्ट हो, चाहे माइनर टेस्ट हो, चाहे मेजर टेस्ट हो, चाहे फुल टेस्ट हो ना, अगर टेस्ट नहीं देते हो बच्चे, तो ये मान के चलिए आपको अपनी वीकनेस के बारे में नहीं पता चलेगा। आपको ये नहीं पता चलेगा कि मैं कौन से टॉपिक के अंदर कौन सी गलती कर सकता हूं। तो ये आपको टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि आपको जो सिली मिस्टेक है उनके ऊपर काम कर सको, जो वीकनेस है उसके ऊपर आप काम कर सको, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई मुझे इस टॉपिक के अंदर ये इस तरह के सवालों में प्रॉब्लम हो रही है, और आप अपने टीचर की हेल्प से आप उन जितनी भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर सको। तो मॉक टेस्ट अपनी वीकनेस को पहचानने के लिए देना बहुत जरूरी होता है, रेगुलर देना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, जो बच्चे जनरली कई सारे बच्चे अवॉइड कर देते हैं। तो एक बहुत बिग मिस्टेक है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपको कभी भी टेस्ट को आपको मिस नहीं करना है। दूसरा, टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे अगर आप एनालिसिस नहीं करते हो तो ये समझ लीजिए आपको अपनी वीकनेस के बारे में पता नहीं चलेगा, और जब आपको अपनी वीकनेस के बारे में ही नहीं पता चलेगा तो बताइए आप उस टेस्ट को इम्प्रूवमेंट कैसे करोगे, कि आगे आने वाले जब एग्ज़ाम होंगे उनमें अगर उस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप उसको सुधार कैसे पाओगे। तो सबसे ज़रूरी है जब भी कोई टेस्ट दिया है उसका आपको इम्प्रूवमेंट के लिए, मतलब उसकी कौन किस किस तरह की प्रॉब्लम है वो आपको एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी वीकनेस को पहचानना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसके ऊपर काम कर सको। अगर आप एनालिसिस नहीं करते हो बच्चे तो मॉक टेस्ट देने का कोई बेनिफिट आपको नहीं होगा। सिर्फ आप टेस्ट दे रहे हो, टाइम के साथ साथ आपकी परसेंटेज या कट आपके नंबर जो है वो गिरते जाएंगे, कम होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने वहाँ पे जो कमियाँ थी उसके ऊपर वर्क नहीं कर रहे हो। और ये एक नेक्स्ट प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बहुत सारे बच्चों की, बैकलॉग। बैकलॉग बच्चे, जब आपको बहुत सारी फैसिलिटी एक कोचिंग प्रोवाइड करता है तो हर बच्चा एक लापरवाही कर देता है, या मैं कहूँ ज़्यादातर बच्चे एक लापरवाही कर देते हैं। लापरवाही क्या, कि वो कई बार सोचते हैं कि हमें लेक्चर तो मिल ही जाएगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा, तो हम आज नहीं भी जाएं कोचिंग तो क्या फ़र्क पड़ता है ना। वो ऐसे बीच बीच में कई बार ऐसी मिस्टेक करते हैं, और इससे रिजल्ट क्या होता है कि उसका बैकलॉग बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है। और उस बैकलॉग जब एक बार इकट्ठा हो गया तो ये मान के चलिए बच्चे उस बैकलॉग को कंप्लीट करना आपके बस में नहीं है। बैकलॉग एक मीठा जहर है आपके लिए। आपके लिए क्या है? एक मीठा जहर का काम करता है। बैकलॉग हमेशा आपको ये हमेशा अंदर ही अंदर तकलीफ देता रहेगा, बट आपको बाहर से फील नहीं होने देगा। तो इस मीठे जहर से आपको बचना है। टीचर जब पढ़ा रहा है तो रेगुलर क्लास ज्वाइन करिए। आपकी अटेंडेंस जो है वो 100% रहनी चाहिए। कोई इमरजेंसी हो गया तभी आप रिकॉर्डेड लेक्चर की हेल्प लोगे, अदरवाइज हमेशा लाइव क्लास के दौरान आप पढ़िए, नोट्स बनाइए,
ताकि आपको बैकलॉग इकट्ठा नहीं हो। दूसरा, अगर बैकलॉग इकट्ठा हो भी गया तो आप ध्यान रखिए, आप किसी चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज करके उस चीज को कंप्लीट करोगे, चाहे वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, चाहे आपके पास रिवीजन के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, चाहे आपके पास यहाँ पे टेस्ट वगैरह देके, या फिर मैं ये कहूँ जो आपका स्टडी का टाइम है उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस का ये टाइम कम करके आप बैकलॉग पूरा करोगे। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन कम कर दोगे बच्चे, तो जिस सब्जेक्ट में आपका पास जो जिस रफ्तार से आप बढ़ रहे थे वो रफ्तार स्लो हो जाएगी और आप क्या हो जाएगा, पिछड़ जाओगे। तो ये ध्यान रखना है बच्चे, कभी भी अपने बैकलॉग को इकट्ठा नहीं होने देना है। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पर्सनल मेंटरशिप। जब भी आपको लगे कि आप मैं डीमोटिवेट हो रहा हूं, और ये अक्सर बच्चे के साथ होता है कि कई बार बच्चा कोशिश करता रहता है कि यार मुझे आईआईटी क्रैक करना है, पर अंदर ही अंदर उसको फील होता है कि नहीं यार मेरे से इस चैप्टर में कम नंबर रह गए, टेस्ट दिया इस चैप्टर में ये सिली मिस्टेक हो गई, और वो बच्चा डीमोटिवेट होने लग जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें, जिस भी आप टीचर से पढ़ रहे हो उस टीचर से जाके उससे जाके पूछे सर ये मैं गलतियां की है, इससे कैसे बाहर निकलूं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूं। तो टीचर आपको एक सही डायरेक्शन में गाइड करेगा। तो जब भी आप जिस भी टीचर के साथ, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जिस भी टीचर के साथ आपकी अच्छी बनती है, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, आप उस टीचर के पास जा करके अपनी प्रॉब्लम रखें कि सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलूं। आपको एक टीचर जो होता है वो हमेशा सही गाइड करेगा, क्योंकि आपका टीचर हमेशा ये चाहता है कि उसका पढ़ाया हुआ स्टूडेंट आपको जो उसका सपना लेकर के आया है, वो आईआईटी पहुंचने का जो सपना था वो पूरा हो, तो आपको हमेशा सही गाइड करेगा। तो जब भी आप तकलीफ में हो, डीमोटिवेटेड, तो हमेशा टीचर के पास जाके उससे पूछना है कि सर ये प्रॉब्लम है, इससे कैसे प्रॉब्लम, चाहे वो कैसी भी प्रॉब्लम हो, आपको जरूर बेनिफिट होगा, आपको मोटिवेशन जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये अगर पॉइंट आप पूरे साल, अगर आप 1 साल तैयारी कर रहे हो, 2 साल तैयारी कर रहे हो, 3 साल तैयारी कर रहे हो, 4 कर रहे हो, अगर आप ये पॉइंट्स पे अच्छे इंप्रूवमेंट करते हो, इनमें जो जो मैंने बताया है, अगर उन सभी पॉइंट को आप, इन सभी पॉइंट में जितनी भी मैंने बताई कि ये प्रॉब्लम आप गलती करते हो, अगर वो गलती नहीं करोगे तो बच्चे एक दिन आपका आईआईटी जाने का सपना जरूर पूरा होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पे आपको खास करके ध्यान रखना है। तो वो टॉपिक है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है बच्चे, जीओसी है, थर्मोडाइनमिक्स है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, मोल कॉन्सेप्ट है, केमिकल बॉन्डिंग है, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, बायोमोलिक्यूल्स, एमीन्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, सॉल्यूशन है, केमिकल काइनेटिक्स है, एरोमेटिक एंड एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड उसके रिएजेंट्स। तो ये वो टॉपिक है बच्चे जो आपके केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर आपको स्पेशली फोकस करना है, स्पेशली इन सभी टाइप के सवालों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। तो बच्चे आई होप ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ बच्चे कि आप जितनी भी मैंने बातें बताई है उसमें जो जो गलती आप कर सकते थे, उन गलतियों को अगर अभी भी आप कर रहे हो तो उनको अवॉइड करने की कोशिश करनी है, और अपने जितने भी दोस्त फ्रेंड सर्किल है उन सभी को ये सेशन जरूर शेयर करना है। अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो आप इस सेशन को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करके जाना है, क्योंकि बच्चे आपके एक कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और आपको एक सही गाइड करने के लिए हम और ज़्यादा मेहनत करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।